जब भी कोई ऑडिट होती है, चाहे वो ISO 9001 की ऑडिट हो या फिर IATF 16949 की ऑडिट हो, हम डरे हुए रहते हैं। हर डिपार्ट का कैंडिडेट डरा हुआ रहता है कि पता नहीं इस बार जो ऑडिटर आएंगे वह कौन कौन सा NC पॉइंट निकालेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो IATF 16949 का जो ऑडिट होता है उसके बारे में कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि NC पॉइंट ना निकल सके। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि IATF 16949 का जो सर्टिफिकेट है वो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी कंपनियां इसको ले सकती है और कौन कौन सी कंपनियां इसे नहीं ले सकती है। उसके बाद किस तरह से ऑडिट की जाती है IATF 16949 का वो पूरा प्रोसीजर हम बात करेंगे। किस किस डिपार्टमेंट की ऑडिट की जाती है और किस डिपार्टमेंट का ऑडिट नहीं की जाती है, यह भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम यह भी बात करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका तैयारी कैसे की जाती है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि क्लोजिंग मीटिंग कैसे की जाती है, उस पर कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस होता है। तो दोस्तों आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट का मैं चेक पॉइंट आज डिस्कस करने वाला हूं। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी कंपनियां इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन सी कंपनी इसको अप्लाई कर सकती है। देखिए अगर हम एक लाइन में हम बात करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है वह इस सर्टिफिकेट को ले सकता है। देखिए इसमें तीन तरह की कंपनियां आती है। एक तो OEM कंपनी। OEM कंपनी का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे कि हीरो है, होंडा है, मारुति है, यह इस टाइप की कंपनी जो है ये IATF की सर्टिफिकेट ले सकती है। दूसरा जो है जो इनको सप्लाई करता है जिसे हम टीयर 1 कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है और आपका सप्लाई जो पार्ट का है वह मारुति या होंडा या हीरो में जाता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन IATF का सर्टिफिकेट ले सकता है। तीसरी कंपनी जो है वह है टीयर 2, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वह सप्लाई करता हो, यानी कि टीयर 1, टीयर 2 और OEM कंपनी IATF की सर्टिफिकेट ले सकती है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से स्टार्टिंग की जाती है। देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है कि यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन पहली बार IATF का सर्टिफिकेट लेने जा रहा है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उनसे। वह एक बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करेंगे और कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट बताएंगे। उसके बाद एक डेट फिक्स होती है कि इस डेट पे हम ऑडिट करने पूरी टीम के साथ आएंगे और ऑडिट की जाती है और उसके बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरा कंडीशन है कि ऑलरेडी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिफिकेट लिया हुआ है और अगर उसका डेट जो है वैलिडिटी खत्म हो गया है, री सर्टिफिकेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। देखिए इसके लिए क्या होता है कि जो IATF का ऑडिटर होते हैं वो पहले एक मेल आपके ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे और उसके बाद वो एक डेट फिक्स करा करके आपसे एक्सेप्टेंस लेंगे कि किस डेट को हम ऑडिट फिक्स करने जा रहे हैं। जब डेट फिक्स हो जाती है तो ऑडिटर जो है 1 या 2 या 3 वह अपनी टीम के साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और पूरा ऑडिट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले जब ऑडिटर आ जाते हैं तो एक ओपनिंग मीटिंग की जाती है। देखिए ओपनिंग मीटिंग में कौन कौन से होते हैं। पहला ऑडिटर होते हैं, दूसरा है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कोऑर्डिनेटर है यानी रिप्रेजेंटेटिव है वह प्रेजेंट रहता है, और लगभग सभी डिपार्टमेंट के HOD प्रेजेंट होते हैं। और पहले जो ऑडिटर है वो अपना परिचय देता है, उसके बाद सभी से परिचय लेता है, उसके बाद ऑडिटर जो है ऑडिट का प्लान बताता है, ऑडिट का मेथड बताता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यह सब चीज डिस्कस ओपनिंग मीटिंग में की जाती है। और ऑडिट का जो शेड्यूल वो आपको प्रेजेंट करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट का किस टाइम में हम ऑडिट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑडिट जो है किस किस डिपार्टमेंट का की जाती है और किस किस डिपार्टमेंट का नहीं की जाती है। देखिए टॉप मैनेजमेंट, क्वालिटी, स्टोर, प्रोडक्शन, परचेज, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, डिस्पैच, सिस्टम, HR, लैब और PPC डिपार्टमेंट का ऑडिट की जाती है। केवल और केवल एक डिपार्टमेंट जो होता है जिसका ऑडिट नहीं की जाती है वह है अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑडिट उनका अपने नियम के सिस्टम के अनुसार की जाती है, लेकिन IATF उसकी ऑडिट नहीं करता है। अब आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कैसे कैसे
ऑडिट करेंगे। पहला उनका पॉइंट रहता है टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट, देखिए जो मैं डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है या इसी सीरियल नंबर से वह चेक करेंगे। उनका हो सकता है कि पहले कोई और डिपार्टमेंट का कर लें और उसके बाद किसी और डिपार्टमेंट का करें, ये ऑडिटर पर डिपेंड है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट जनरली स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट लिए हैं वो टॉप मैनेजमेंट का। टॉप मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? देखिए, टॉप मैनेजमेंट में ऑडिटर यह देखना चाहते हैं कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसमें कौन कौन सा चेक करते हैं? इसमें क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव आपको, और उसके बाद मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, ये 3 चीज इसमें चेक करते हैं। इसमें हम तैयारी कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो आप क्वालिटी पॉलिसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है वो हर डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उसी पे काम कीजिए। दूसरा है जो कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें कुछ टारगेट होता है कि हम क्या क्या अचीव करने वाले हैं, वो डिफाइन किया हुआ रहना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। तीसरा जो है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह चेक जरूर वो करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो टॉप मैनेजमेंट है वह देखना चाहते हैं कि साल में कम से कम 1 बार या 2 बार वह रिव्यू आपके पूरे प्लांट का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें करते क्या हैं? इसमें सबसे पहले एमआरएम, जो जिसको हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को एमआरएम कहते हैं, इसका हम एक शेड्यूल बनाते हैं और शेड्यूल के अनुसार एक प्लान किया जाता है और प्लान के अनुसार हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की जाती है। तो इस टाइप का अगर है तो आपको एमआरएम यानी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का शेड्यूल, प्लान और पॉइंट जो भी डिस्कस हुआ है वो समराइज करके आपको रखना चाहिए, जिससे कि आप ऑडिटर को दिखा सकें। दूसरा पॉइंट जो है वह कस्टमर से रिलेटेड डिपार्टमेंट का वह चेक करते हैं, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का वह ऑडिट करेंगे। इसमें क्या क्या करेंगे? इसमें करेंगे कि जो भी आपका कस्टमर है, जैसे मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन मारुति या हीरो को सप्लाई पार्ट करती है, तो आपको कस्टमर जो है एक रेटिंग जरूर देता है कि आपका क्वालिटी रेटिंग कितना चल रहा है, आपका डिलीवरी रेटिंग कितना चल रहा है और आपका जो है परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है। तो उसके लिए एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है जिसमें सभी चीज समराइज करके रखा जाता है। दोस्तों, स्कोर कार्ड जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पोर्टल पे, वेबसाइट पे ऑलरेडी वो अपलोड किए रहते हैं, आप उनसे उस वेबसाइट से डाउनलोड करके बना सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी जो है डायरेक्ट मेल कर देती है हर महीने का कि आपका स्कोर रेट क्या चल रहा है और उस स्कोर रेट में यह पूरी तरह से डिफाइंड रहता है कि क्वालिटी रेटिंग क्या है, आपका लाइन रिजेक्शन क्या है, लॉट कभी पंच हुआ है कि नहीं, उसका क्या क्या आपने एक्शन लिया है। तो यह सब चीज समराइज करके आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये रहा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का कस्टमर से रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा वह चेक करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह है आर&डी डिपार्टमेंट का। आर&डी में जनरली जो डेवलपमेंट, जो डिजाइन और डेवलपमेंट होता है उसके बारे में चेक करते हैं। अदरवाइज जो अगर कोई न्यू पार्ट डेवलपमेंट हुआ है पिछले साल, उसके बारे में वह चेक करते हैं। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और डेवलपमेंट नहीं करता है तो यह नॉट एप्लीकेबल होगा। और यदि कस्टमर डेवलपमेंट करके अगर आपके यहाँ लाइन स्टार्ट करा देता है, मशीन स्टार्ट करा देता है, मास प्रोडक्शन स्टार्ट करा देता है, तो उसके लिए किस तरह से हैंड ओवर किया गया है आपको मास प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बारे में वह डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले वो देखेंगे कि आपका प्रोसीजर क्या है कि कोई नया पार्ट डेवलपमेंट आता है तो आप किस तरह से उसको मास प्रोडक्शन में लेते हैं। और एनपीडी में यानी न्यू पार्ट डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वह होता है पीपेप डॉक्यूमेंट। दोस्तों, पीपेप डॉक्यूमेंट होता क्या है कि जब हमारा पार्ट डेवलपमेंट हो जाता है तो हम अपने कस्टमर को सैंपल के रूप में मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सैंपल सबमिट करते हैं और उस सैंपल के साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। लगभग 18 डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं। उसको यह इंश्योर होता है कि जो भी पार्ट हम आपको मास प्रोडक्शन में सप्लाई करेंगे वह लगभग हर कंडीशन से ओके है। उस डॉक्यूमेंट को हम पीपेप डॉक्यूमेंट कहते हैं। दोस्तों, पीपेप डॉक्यूमेंट का हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो हमने बनाया है, आप आई बटन से देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं और पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसके बाद करेंगे प्रोडक्ट का
एश्योरेंस, यानी कि जो हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं कस्टमर को, वह हम किस तरह से चेक करके सप्लाई करते हैं, उसका लेआउट करते हैं कि नहीं, उसका हम टेस्टिंग करते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए जब हम लेआउट और टेस्टिंग नहीं करेंगे तो यह इंश्योर नहीं हो पाएगा कि जो हम मास प्रोडक्शन में अपने कस्टमर को दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इसमें एक और वह डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, वह होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, यानी कि एमएसए। वह यह देखना चाहते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में है मेजरमेंट करने का क्या सिस्टम है। तो जो भी आप इसमें करेंगे क्या कि इसमें आप मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का और प्रोडक्ट ऑडिट प्लान बना लीजिए और उसी के अनुसार आप इसको करते रहिए और वही डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है। इसके बाद वो जब प्रोडक्ट का कंट्रोल हो जाता है, प्रोडक्ट देख लेते हैं कि हर तरह से कंट्रोल है, उसके बाद वो प्रोसेस कंट्रोल के बारे में वह डॉक्यूमेंट देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे, यह देखेंगे कि जो प्रोसेस हम ऑडिट करते हैं इंटरनल, उसका प्लान है कि नहीं, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वह एसपीसी स्टडी का चेक करते हैं कि आपके पास एसपीसी स्टडी है कि नहीं, यानी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल का जो प्लान है कि नहीं और उसके अनुसार इसमें आप करते हैं कि नहीं। दोस्तों एसपीसी में हम सीपी और सीपीके का वैल्यू निकालते हैं, वह सीपी और सीपीके का वैल्यू देखेंगे और यह देखेंगे कि आपका अंडर प्रोसेस जो है वो कंट्रोल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें एसपीसी स्टडी का प्लान बनाइए और उसी के अनुसार आप एसपीसी स्टडी कीजिए। इसके साथ साथ प्रोसेस कंट्रोल में आपका यह भी देखेंगे कि जो आपके लाइन पे जो मटेरियल चल रहा है, चाहे वह असेंबली का हो या मशीन है, मशीन बना रही है, उसमें हर मशीन पे या हर लाइन पे आपको एसओपी यानी वर्क इंस्ट्रक्शन लगा है कि नहीं, कि आपको काम कैसे करना है। इसके साथ साथ कौन सा स्टेशन पोका ओके का है, कौन कौन सा सिटी क्यू का है, कौन कौन सा क्यूजी है, यह सब चीज डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस कंट्रोल में। दोस्तों सीटी क्यू का मतलब होता है क्रिटिकल टू क्वालिटी और क्यूजी का मतलब होता है क्वालिटी गेट। और पोका ओके पे हम ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद वो चेक करेंगे कि प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली में जा करके वह चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस चलता है वह सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए आपका जो है वो क्या क्या चेक करेंगे, इसमें वह पीएफडी यानी प्रोसेस फ्लो डायग्राम चेक करेंगे, कंट्रोल प्लान चेक करेंगे। कंट्रोल प्लान को हम पीक्यूसीएस भी कहते हैं कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंट्रोल प्लान और पीक्यूसीएस दोनों सेम होता है। इसमें ऑडिटर करते क्या है, इसमें ऑडिटर आपके यहां से कंट्रोल प्लान ले लेंगे और उस कंट्रोल प्लान से एक एक पॉइंट चेक करेंगे कि आपका प्रोसेस जो है कंट्रोल प्लान के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों पीएफएमईए और कंट्रोल प्लान पे भी हमने वीडियो डिटेल में बनाया है, आज हम डिटेल नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, तो आप उससे भी डिटेल देख करके आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक लगभग 50% आपका जो डिपार्टमेंट है वो कवर हो जाता है। इसके बाद हो सकता है कि लंच करें और लंच के बाद फिर दोबारा वह ऑडिट करते हैं। तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है इसके बाद, वह होता है सप्लायर मैनेजमेंट। जिस तरह से हम अपने कस्टमर का सप्लायर हैं, हमारे भी बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो कि हमें चाइल्ड पार्ट या पार्ट सप्लाई करते हैं, जिसे हम असेंबली करके हम अपने कस्टमर को देते हैं। इस तरह से वो देखना चाहते हैं कि आपका जो सप्लायर है उस पे आपका कितना कंट्रोल है, इसके लिए क्या क्या आप करते हैं। देखिए इसमें 3 डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। पहला होता है आरक्यूसी रिसिप्ट क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम इनकमिंग कंट्रोल भी कहते हैं। दूसरा होता है आपको परचेज भी करेंगे और तीसरा इसमें स्टोर। तीनों को लिंक करके वह ऑडिट करते हैं। यह तीनों को लिंक इसलिए किया जाता है, यह तीनों डिपार्टमेंट है जो सप्लायर अपने सप्लायर से कंसर्न में रहते हैं। आइए इसमें हम देखते हैं कि वो क्या क्या चेक करते हैं। देखिए परचेस डिपार्टमेंट से वह सप्लायर अप्रूवल लिस्ट मांगेंगे, यानी कि कितने सप्लायर हैं उसका अप्रूव लिस्ट है कि नहीं है। उसके बाद वह सिलेक्शन करने का क्या प्रक्रिया है वह देखेंगे। इसके बाद वह यह भी देखेंगे कि सप्लायर का ऑडिट हम करते हैं कि नहीं करते हैं। जिस तरह से हमारा कस्टमर हमारे एंड पे आकर के ऑडिट हमारा करता है, उसी तरह से हम भी अपने सप्लायर का ऑडिट करते हैं। इसके लिए प्लान होनी चाहिए। और इसके बाद जो भी एनसी निकलता है, जो भी उसका हम किस तरह से
क्लोज करते हैं, यह भी वो चेक करते हैं। इसके साथ साथ वो यह भी चेक करेंगे कि सप्लायर का रेटिंग हम देते हैं कि नहीं। देखिए, जिस तरह से कस्टमर का रेटिंग हमें मिलता है, उसी तरह से हम भी अपने सप्लायर को सप्लायर का रेटिंग देते हैं, और उसका कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है यह चेक करते हैं, और उसका हम जो एनसी निकलता है उसका किस तरह से क्लोज करते हैं, यह सब चीज चेक किया जाता है सप्लायर मैनेजमेंट में। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप सप्लायर का एक लिस्ट बनाइए और उसको अप्रूव करा लीजिए अपने कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपका यह भी एक प्रोसीजर बनाना है कि सप्लायर का सिलेक्शन आप कैसे करते हैं। सप्लायर का ऑडिट का प्लान बनाइए, और उस प्लान के अनुसार आप अपने सप्लायर एंड पे जाकर के उसको ऑडिट कर सकते हैं, और जो एनसी पॉइंट निकलता है उसको प्रॉपर ढंग से उसको क्लोज आप करवाते हैं अपने सप्लायर से। इसके साथ साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है सप्लायर रेटिंग का, वह परचेज के थ्रू आपको करवाना है अपने सप्लायर का कम्युनिकेशन कि यह तुम्हारा रेटिंग हर महीने का ये चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम सप्लायर से आती है, क्वालिटी प्रॉब्लम, उसका किस तरह से क्लोज किया गया है, यह सब चीज चेक करते हैं सप्लायर मैनेजमेंट में। आइए अब हम बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है वह है चेंज मैनेजमेंट। देखिए, चेंज मैनेजमेंट किसे कहते हैं? यदि कोई प्रोसेस में या डिजाइन में या कोई इंजीनियरिंग में चेंज किया जाता है मास प्रोडक्शन के दौरान अपने सहूलियत के लिए, उसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या वो चेक करते हैं? इसमें देखिए, यदि इंजीनियरिंग चेंज नोट आपके पास है कि कौन कौन सा इंजीनियरिंग में चेंज हुआ है, ड्रॉइंग चेंज हुआ है, कोई प्रोसेस में चेंज हुआ, तो उसका वो नोट देखेंगे कि क्या क्या समरी देखेंगे। दूसरा होता है कि अगर कोई डिजाइन में चेंज हुआ है तो उसका भी समरी देखेंगे। और एक 4M चेंज होता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड, अगर कोई चेंज किया जाता है तो उसका क्या प्रोसेस है यह भी वो देखेंगे। दोस्तों, जब ईसीएन और डीसीएन होता है तो जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वह आईपीपीटी इंप्लीमेंटेशन करती है। यानी कि अगर हम कोई मान लीजिए कि ड्राइंग में चेंज हो गया तो उसको हम सभी को कम्युनिकेट करेंगे, और हर डिपार्टमेंट से वह एक आईपीपी टैग पे सिग्नेचर करा लेंगे कि जिससे कि हर आदमी को पता चले कि ड्राइंग में या कोई चीज में चेंज क्या क्या हुआ है। बाद में दिक्कत ना हो कि पता चले कि चेंज ऑलरेडी हो चुका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या कंसर्न डिपार्टमेंट को पता ही नहीं हो। तो इसीलिए आईपीपीटी का जो है इंप्लीमेंटेशन किया जाता है अच्छी अच्छी कंपनियां में। दोस्तों, आईपीपीटी पे भी हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं डिटेल समझने के लिए। आइए हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट होता है वो मेंटेनेंस का। हर ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। इसमें वह क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो मशीन का कितने मशीन है उसका लिस्ट देखेंगे। तो जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है उनकी तैयारी वह इस तरह से कर लेते हैं कि सबसे पहले वो मशीन का लिस्ट बनाएंगे और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान बना लेंगे कि हम मशीन को किस तरह से हम मेंटेन करके रखते हैं। इसमें वह भी वो चेक करेंगे कि मशीन का ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या है, कोई रजिस्टर है या कोई डॉक्यूमेंट है, कितना देर में कब कब यह ब्रेक डाउन हुआ है और उसका हमने क्या एक्शन लिया है, यह सब चीज चेक करेंगे आपको IATF 16949 जो ऑडिट किया जाता है उसमें। इसके साथ साथ एक मेंटेनेंस में वह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो चेक करते हैं, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स। देखिए, मशीन अगर चल रहा है तो कभी ना कभी ब्रेक डाउन होगा, उसमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि हमेशा चेंज करना पड़ता है। ऐसे वो क्रिटिकल, उसी को हम क्रिटिकल पार्ट्स कहते हैं। तो वो ये देखेंगे कि क्रिटिकल पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स का हमारे पास लिस्ट है कि नहीं, और उसका मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइंड है कि नहीं, और उसके अनुसार वह लिस्ट चेक कर सकते हैं कि इसके लिस्ट में कौन कौन सा क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स का आपका है और कितना अवेलेबल है, कितना नहीं है। आइए इसके बाद जब हम बात करते हैं वह है इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोल कैसे होता है। देखिए, यह डिपार्टमेंट जो है टेस्टिंग लैब या कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट का जहां स्टैंडर्ड रूम होते हैं उस पे ये निर्भर है। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन का लैब नहीं है तो आप आउटसाइड से आप करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें वो क्या क्या चेक करते हैं, यह देखते हैं कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स का लिस्ट है कि नहीं, और उस लिस्ट के अनुसार कैलिब्रेशन प्लान है कि नहीं, और उस कैलिब्रेशन प्लान के अनुसार आपका एक्चुअल सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों, सर्टिफिकेट जो है NABL से ऑथोराइज्ड लैब से होना चाहिए। तो इसमें आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जो भी आपका सर्टिफिकेट आता है इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होकर के, उसमें आपको NABL का लोगो जरूर देखिए। यह जो लोगो है सर्टिफिकेट के
टॉप में ही लेफ्ट साइड या राइट साइड में रहता है। आप इसको देख करके आप इसको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट कोई वैलिड नहीं है अगर बिना लोगों का रहता है। तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है कि विदाउट NABL ऑथोराइज्ड रहते हैं और वह आपको कैलिब्रेशन करके दे देते हैं। तो आप ये सर्टिफिकेट में लोगो जरूर चेक कीजिए, अदरवाइज आपका NC निकल सकता है आपका ऑडिट में। आइए हम बात करते हैं सिस्टम डिपार्टमेंट से रिलेटेड। एक होता है इंटरनल ऑडिट, वह यह वेरीफाई करेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिस्टम है इंटरनल ऑडिट करने का। देखिए, ऑडिट की अगर हम बात करें तो ऑडिट 3 तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट, दूसरा होता है सेकेंड पार्टी ऑडिट और तीसरा होता है थर्ड पार्टी ऑडिट। फर्स्ट पार्टी ऑडिट का मतलब कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में उसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी अपने इंटरनली ऑडिट करता है, उसे हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहते हैं। सेकेंड पार्टी ऑडिट किसे कहते हैं? सेकेंड पार्टी ऑडिट का मतलब कि कोई अगर कस्टमर अपने सप्लायर के पास जाकर के ऑडिट करता है, उसे हम सेकेंड पार्टी ऑडिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर आपके आकर के आपके यहाँ ऑडिट करता है तो इसको हम सेकेंड पार्टी ऑडिट कहते हैं। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि यदि आप एक कस्टमर है और आप अपने सप्लायर के एंड पे जाकर के ऑडिट करते हैं, उसको हम सेकेंड पार्टी ऑडिट कहते हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब है कि जो बाहर से एक्सटर्नल कोई बॉडी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर के ऑडिट करती है, जैसे कि ISO है, IATF है, वह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऑडिट करती है। ऐसे ऑडिट को हम थर्ड पार्टी ऑडिट कहते हैं। तो इसमें जो चेक करेंगे कि फर्स्ट पार्टी ऑडिट यानी कि इंटरनल ऑडिट का सिस्टम क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें हम करते क्या है? इसमें हम एक इंटरनल ऑडिट प्लान बनाते हैं जिसमें हर डिपार्टमेंट का ऑडिट का प्लान रहता है और उस इंटरनल ऑडिट प्लान के अनुसार हम हर डिपार्टमेंट में हम ऑडिट करते हैं और जो भी NC निकलता है उसको अच्छे ढंग से हम क्लोज करते हैं, क्योंकि NC का क्लोजर भी वो जरूर चेक करते हैं कि वो जो NC का क्लोजर है वो सही ढंग से क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए हम बात करते हैं कि जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट होता है वो छोटे छोटे किस तरह से डिपार्टमेंट लिंक रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसका किस तरह से ऑडिट की जाती है। इसमें एक आता है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का, यानी कि कस्टमर का जो है प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, उसके अनुसार आपके डिपार्टमेंट में किस तरह से शेड्यूलिंग आती है। जनरली यह मार्केटिंग के पास आता है, मार्केटिंग PPC को दे देता है और PPC सबको इंटरनली अपना कम्युनिकेट कर देता है कि कौन सा दिन में कौन कौन सा हमें प्रोडक्शन करना है, असेंबली कौन सा करना है, जिससे कि कस्टमर का जो है DI फेल ना हो। इसमें हम करते क्या है? इसमें प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है और उस प्लान के अनुसार वह यह चेक करेंगे कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आज के डेट में आपने 1000 पार्ट का प्लान बनाया और जो एक्चुअली कोई कारणवश वह 7 से ही प्रोडक्शन हो पाया, तो वह ये देखने की कोशिश करेंगे कि यह गैप क्यों आया। तो उसका अगर कोई गैप एनालिसिस कीजिए और उसका आप रीजन दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में प्रोडक्शन का प्लान और एक्चुअल प्रोडक्शन वह चेक करते हैं। इसमें वह और चेक करते हैं इन्वेंट्री और शॉप फ्लोर मैनेजमेंट का। इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है? इसमें स्टोर और डिस्पैच आता है। इसमें क्या क्या वो चेक करते हैं? इसमें ये चेक करते हैं कि जो हम प्रोडक्शन के लिए हम कोई पार्ट बाहर से मंगा रहे हैं उसका जो है स्टोर कितना है, यानी स्टॉक कितना है, जिससे कि प्रोडक्शन करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। और डिस्पैच में क्या देखते हैं कि जो हमने कस्टमर के लिए स्टॉक करके रखा है डिस्पैच करने के लिए, उसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यह सब चेक करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या? इसमें यह करेंगे कि हमें एक इन्वेंट्री प्लान बनाना चाहिए कि कोई भी पार्ट का कितने दिन का हमें इन्वेंट्री रख सकते हैं, यानी कि स्टॉक रख सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम कितना हम रखते हैं, वो सब चीज यह चेक करते हैं। और ये दोनों डिपार्टमेंट में फीफो जो है वो जरूर चेक करते हैं। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम फीफो कहते हैं। फीफो के अनुसार कोई भी मटेरियल अगर आपको पहले आता है तो वो पहले उसको डिस्पैच किया जाता है या इशू किया जाता है। इसी चीज को हम फीफो कहते हैं। दोस्तों, फीफो पे हमने वीडियो बनाया है, सभी लगभग जो जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं सभी पे हमने वीडियो बनाया है। उसको आप प्ले लिस्ट से जाकर के सभी वीडियो मेरा देख सकते हैं पूरी तरह से डिटेल समझने के लिए। आइए हम बात करते हैं कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, वह होता है HR का, यानी ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसका ऑडिट जरूर की जाती है। इसमें ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IATF जो है वह ट्रेनिंग पर बहुत ही फोकस करता है। कौन कौन सा आदमी को
किस स्टाफ को, किस ऑपरेटर को क्या क्या ट्रेनिंग का प्लान है, यह सब चीज चेक किया जाता है एचआर डिपार्टमेंट में। इसमें करते क्या है, देखिए एचआर डिपार्टमेंट में सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, वह ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से कौन सब कितने डिपार्टमेंट में कौन कौन सा आदमी क्या काम करता है, उसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। मैन पावर के भी वो चेक करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेटर्स आएंगे या कोई भी मैन पावर आएगा उसका क्या क्या आपका क्राइटेरिया है सिलेक्शन करने का, और उसका क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने डिफाइंड कर रखा है। इसके साथ साथ यह एचआर डिपार्टमेंट एक कॉन्टिजेंसी प्लान भी वो चेक करते हैं कि आपका इमरजेंसी केस में आप किस तरह से कंट्रोल करोगे जिससे कि आपका कस्टमर का जो प्रोडक्शन है वह डिले ना हो। दोस्तों कॉन्टिजेंसी प्लान का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी केस में आप क्या करेंगे। दोस्तों आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान का, तो फिर आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई प्लांट है वह उत्तराखंड हरिद्वार में है। हरिद्वार में क्या होता है कि साल में एक बार सावन का मेला लगता है, सावन महीने में। उसमें जो है ट्रैफिक सभी को बंद कर दिया जाता है लगभग 10 दिन के लिए, जिससे कि वहां का जो भी कांवड़ वाले आते हैं उनको किस तरह से दिक्कत ना हो। तो वह ये चेक करेंगे कि उस समय आपका किस तरह से मटेरियल को अरेंज करेंगे, कितना स्टॉक रखेंगे कि जिससे कि आपका कस्टमर जो है सफर न करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप का वह कॉन्टिजेंसी प्लान वो चेक कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं ट्रेनिंग के लेकर के। देखिए IATF 16949 अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट ले रहा है तो इसमें जो है ट्रेनिंग का बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट दिया जाता है। इसमें आपका जैसे IATF का अवेयरनेस का ट्रेनिंग आप दे रहे हैं कि नहीं, और 5 कोर टूल्स का आप दे रहे हैं कि नहीं, हर डिपार्टमेंट में किस तरह से आपका ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन है उसका प्लान देखेंगे, और किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा स्टाफ को कौन कौन सा ट्रेनिंग की जरूरत है उसका आपने प्लान बनाया है कि नहीं, और उस प्लान के अनुसार उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, यह सब चीज चेक करते हैं। आपको TNI जिसको हम ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यह सब चीज डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो दोस्तों लास्ट में अब आइए हम बात करते हैं किस तरह से मीटिंग को क्लोज किया जाता है। देखिए जब ऑडिट हो जाती है उसके बाद जो ऑडिटर होते हैं वह आधा से पौने घंटा तक टाइम लेते हैं, जिसमें वो पूरा जो ऑडिट उन्होंने किया है वह उसका एक समरी बनाते हैं। उसमें बहुत सारे अच्छी चीज को भी लिखते हैं, और जो जो जहां इंप्रूवमेंट पॉइंट है उसको भी वो लिखते हैं। कौन कौन सा NC पॉइंट होता है वह लिखते हैं। दोस्तों अगर NC पॉइंट की बात करें, देखिए NC पॉइंट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में निकलता है तो 3 तरह से निकल सकता है। एक तो इंप्रूवमेंट निकल सकता है जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं, उसमें कुछ सजेशन वो देते हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, उसको इंप्रूवमेंट पॉइंट कहते हैं, वह NC में कंसिडर नहीं होता है। दूसरा होता है कि माइनर NC उस NC को कहते हैं कि आप अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उसका जो इफेक्ट जो है आपके कस्टमर पर नहीं पड़ रहा है तो उसको माइनर NC निकाल होता है। और तीसरा जो होता है मेजर NC। मेजर NC में क्या होता है कि डायरेक्टली अगर कोई आप काम नहीं कर रहे हैं और आपका जो उस काम के चलते आपका कस्टमर पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम मेजर NC कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस टाइप का ऑडिट होता है तो आप कोशिश कीजिए कि इंप्रूवमेंट पॉइंट और माइनर NC ही निकले। अदरवाइज मेजर NC में क्या होता है कि जनरली वो देखते हैं कि ऑडिट को रिजेक्ट कर देते हैं और दोबारा ऑडिट करने आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि केवल और केवल इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट निकले और फिर या तो फिर माइनर NC निकले। आइए हम बात करते हैं कि क्लोजिंग मीटिंग का। देखिए जब ऑडिट हो जाता है और पूरे जो ऑडिट का समरी बन जाता है उसके बाद फिर से वह सभी डिपार्टमेंट का HOD को बुलाया जाता है और एक क्लोजिंग मीटिंग की जाती है, और उसमें अटेंडेंस जो भी सुबह में हुआ था उसमें क्लोजिंग करके अटेंडेंस बना करके साइन अप करा करके वो ले लेते हैं। इसमें क्या क्या वो बात करेंगे, वह पूरा ऑडिट का फीडबैक आपको देंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट में सही है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में गलत है, यह सब चीज आपको बताएंगे। और जो भी अगर NC निकला है तो उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे और आपसे यह पूछेंगे कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है या आपको कोई इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद वह उस NC को
क्लोज करवाएंगे और उसके बाद क्लोज होने के बाद 90 दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। तो दोस्तों यह हमने वीडियो बनाया कि एक प्रोसेस, पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से IATF की ऑडिट की जाती है। तो यह वीडियो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं कि इस तरह से अगर वीडियो में बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।